नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और 55 दिन की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोग भी खूब साथ में चल रहे हैं। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए होने वाली है क्योंकि पॉलिटी से पिछली बार खूब क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 का पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास, 18 से 20 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से थे। तो इसीलिए सबसे पहले पॉलिटी से ही स्टार्ट किया जा रहा है। और ये क्लासेस क्या है, ये पूर्वावलोकन का जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आया है, उससे ये कंप्लीट क्लासेस होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वहां पे डिटेल्स क्लास चल रही है, वो भी आप लोग देखते रहिए और इनको भी देखते रहिए। इससे वहां से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो 55 दिन बिल्कुल एकदम साथ बने रहिए, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, जरूर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था से तो हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं। तो जो चैप्टर है, सबसे पहला वो चैप्टर है कि ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। तो देखिए, ये ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास है, वो डिटेल्स वीडियो में नहीं थे, तो मैं यहीं पे आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसे ही देखिए, 1757 और 1764 में प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों को यहाँ पर हरा दिया। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी करने लगी। तो इस पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे। तो इसी में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, ये हम लोग चीजें देखते देखते हैं, ठीक है। तो 1753 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, फिर इसके बाद 84 का आएगा, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्टर अधिनियम आएंगे 1793 का, और 1813, 1833 और 1800 जो है अपना 53 का, ये चार्टर एक्ट देखेंगे हम चार। और इससे पहले हम लोग देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े समझ लेंगे इसको। अगर आप लोग कहोगे कमेंट्स के माध्यम से बता देना, तो मैं ये छोटे छोटे जो नोट्स हैं वो 2 पेज के नोट्स बना के रेगुलेटिंग एक्ट पर मैं जो है आपको ग्रुप में भेज दूंगा टेलीग्राम पर। और अगर आप लोग खुद ही बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से बना लीजिए। देखिए, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, यहाँ पे सीधा सीधा एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई यहाँ पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया, क्योंकि ये मनमानी यहाँ से इनकी चलने लगी थी। तो यहीं से देखा जा सकता है, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो भारतीय लास्ट में भारत का संविधान जो आएगा, वो संविधान की शुरुआत भी कहीं ना कहीं यहीं से हो चुकी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो रहा है और नियम कानून बनने लगे हैं। तो जो नियम बनेंगे वही आगे लागू होंगे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये भारतीय संविधान की जो है कि शुरुआत हो चुकी है यहाँ से बनने की, ठीक है। 1773 में अब क्या हुआ, ये पॉइंट हम लोग इस पे एक दो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या, जो अभी तक 1773 तक बंगाल का गवर्नर था, वो अब गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल उसको कहा जाएगा, ठीक है। जनरल शब्द उसमें जुड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो एक इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए। और यहीं पर सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कलकत्ता जो उच्च न्यायालय की स्थापना होगी यहाँ पर, वो भी यहीं पर होगी, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। और इसके जो सबसे पहले जो न्यायाधीश रहेंगे वो कौन रहेंगे, सर एलिजा एम्पे। तो ठीक है, एलिजा एम्पे नाम याद रखना, ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। या नहीं लिख पाइएगा तो अभी क्वेश्चन के माध्यम से ये सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आया था 1781 का एक सेटलमेंट एक्ट। उसमें क्या हुआ था, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे, इनमें विधि बनाने का जो प्राधिकरण लाया था, वो भी लाया गया था। कौन कौन से, बंगाल में भी, क्योंकि यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा पूर्ण वो प्रभुत्व हो चुका था, और बिहार का भी, और इसके बाद उड़ीसा का भी, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा 81 में। फिर इसके बाद आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो ये 84 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, यहाँ दो वो बनाए गए थे। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना था दोहरे प्रशासन के लिए, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और एक बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये दो बने थे। डायरेक्टर्स में क्या था, जो व्यापारिक गतिविधि थी इन पे नियंत्रण किया जाएगा, और इस पर जो राजनीतिक मुद्दे थे उन पे जो है यहाँ पे किया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ जो है अपना डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो चीजें याद रखना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है। अब इसके बाद आया फिर 93 का चार्टर एक्ट। 93 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, यहाँ से स्टार्टिंग हुई कि भारतीय जो राजस्व है, यहाँ पर भारतीय राजस्व से ही जो ब्रिटिश के जो अधिकारी थे उनको वेतन जाने लगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भारत का शोषण स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, यहाँ से 1813 का जब चार्टर एक्ट, 93 के बाद 13 का चार्टर एक्ट आया,
तो यहाँ पे जो यहाँ पे व्यापार चल रहा था उसका पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और जो चीन से चल रहा था, चीन से और पूर्वोत्तर राज्यों में, तो वो जो चाय का व्यापार चल रहा था बस उसको छोड़ के बाकी व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले लिया गया। फिर क्या हुआ, 1813 का एक्ट आया। इसमें क्या हुआ, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट है जिसमें पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना, 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें पूर्णतः एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर आया था 1800, और एक और चीज इसमें, अब जो भारत का गवर्नर, अभी अभी बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब यहाँ से वो हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के तहत कहा गया, तो वो कहा गया 1833 के एक्ट के तहत। और फिर इसके बाद आया 1853 का एक्ट। तो 1853 एक्ट में देखिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो लोग हम लोग दे रहे हैं अभी, प्रतियोगी परीक्षाओं को इसमें बढ़ावा दिया गया और इसके माध्यम से लोगों को जोड़ा गया, अधिकारी जो बनाया गया वो 1853 के एक्ट के तहत लाया गया, चार्टर एक्ट के तहत। और विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कौन कौन से कार्यों को, विधायी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 3-4 चीजें बिल्कुल सरल हो गई हैं। 1773 में क्या क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किया गया। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया यहाँ से, और केंद्रीय प्रशासन की सत्ता को यहाँ पे चालू किया गया। फिर 1800 जो 73 तो हो गया। फिर 1881 का एक्ट आया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों पे कंट्रोल किया गया। 1784 का जो आया उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो बनाए गए, व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों को देखने के लिए। फिर 1793 का आया, उसमें क्या गया कि भारतीय राजस्व से जो अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेजों के जो अधिकारी लोग थे, उनको यहाँ से इनको क्या किया गया, वेतन देने लगा, ठीक है, वेतन जाने लगा। फिर 1813 का एक्ट आया जिसमें चीन और पूर्वोत्तर क्षेत्र से चाय का व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापार को, एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया और 33 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और 33 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और 1853 में प्रतियोगी परीक्षाओं को लाया गया और मैकाले इसका जो है वो था, वो सूत्रधार कह सकते हैं, मैकाले को मान सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को स्टार्ट उसी ने करवाया था और विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को यहाँ पे अलग अलग किया गया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कर लिया 1853 के चार्टर एक्ट था। फिर इसके बाद आया था 1858 का जो है यहाँ पे भारत शासन अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम यहाँ पहला आया, तो इसको देखना है। भारत शासन अधिनियम में क्या लाया गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में यहाँ पे भारत की कंपनी, जो भारतीय कंपनी थी उसकी शक्तियाँ पूरी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ से पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि ब्रिटिश शासन के हाथ में शक्तियाँ कब से गई हैं, तो वो गई हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है, भारत में राज्य सचिव की स्थापना की गई, भारत में राज्य सचिव को भी बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब क्या क्या कर दिया गया, वायसराय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेगा कि वायसराय कहाँ पे आया है, तो वायसराय आया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम। फिर इसके बाद 1861 का कौन सा, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। अब भारतीय शासन अधिनियम छोड़कर भारतीय परिषद अधिनियम आया। तो भारतीय परिषद अधिनियम में क्या कहा गया, एक दो पॉइंट इसमें भी देख लेते हैं और इनको लिख लेते हैं, है ना। कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें, ये देखते हैं। तो देखिए इसमें एक पॉइंट्स आया कि अध्यादेश जारी, भारतीय गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहीं से दी गई। कौन से में, 1861 के चार्टर अधिनियम में। तो ये हम लोगों को ध्यान करना है, अध्यादेश। और अध्यादेश जो है कौन से आर्टिकल में, 123 आर्टिकल में, और राज्यों में देखा जाए तो 213 आर्टिकल, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रहेगा। इसके बाद फिर आया था 1873 का चार्टर, 73 का अधिनियम। इसमें कुछ खास हुआ था, हाँ इसमें हुआ था ईस्ट इंडिया को किसी भी समय भंग कर दिया जाएगा, तो भंग करने का नियम इसमें आया था। और लोक निर्माण विभाग आया था, जो वो आया था 1876 में। तो ये सब पॉइंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर आया यहाँ से 1919 का कौन सा, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार में क्या आया था, तो इसमें आया था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया, 1909 में आया था जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सन भी याद रखना है और मार्ले मिंटो सुधार
इसमें क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन को सबसे पहले इसमें दिया गया था मुस्लिम समुदाय के लिए। पृथक निर्वाचन यहीं से आया था 1909 से। फिर इसके बाद आया 1919 का आपका कौन सा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या हुआ था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, तो द्विसदनात्मक विधायिका को सबसे पहले इसमें लाया गया था, द्विसदनात्मक विधायिका। ठीक है, तो ये मतलब छोटे छोटे पॉइंट है, इनको बहुत ज्यादा बस सुनना है, तो सुनने से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग 1935 का अधिनियम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम को कह सकते हैं कि एक तरीके से मिनी संविधान भारत का कह सकते हैं, संविधान के पहले का संविधान है ना। तो 1935 के अधिनियम में क्या हुआ था, इसमें सबसे पहले अखिल भारतीय संघ को बढ़ावा दिया गया था, अखिल भारतीय संघ को लाया गया। फिर इसमें देखा जाए तो प्रांतीय स्वायत्तता को लाया गया। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता को भी इसी में लाया गया, और संघीय न्यायालय की व्यवस्था को भी इसी में लाया गया। संघीय न्यायालय की व्यवस्था ये भी पूछा जाता है। और ब्रिटिश ब्रिटिश जो संसद की सर्वोच्चता यहीं पर मानी गई थी यहाँ पे भी। और सांप्रदायिक जो निर्वाचन हुआ है अभी, सांप्रदायिक निर्वाचन का भी विस्तार यहीं पर हुआ। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया यहाँ पे 1935 के अधिनियम के द्वारा, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और यहाँ पे फिर भारतीय आरबीआई की स्थापना की गई, भारतीय रिजर्व बैंक की। तो ये सब पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना जाके क्वेश्चन देखते हैं। और उसके बाद हाँ ये और देख लीजिए कि 1935 के बाद फिर आया था 1947 वाला, जिसमें संविधान सभा आ गई यहाँ से। तो संविधान सभा, अब इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो संविधान सभा वाला ही पढ़ेंगे, तो वो इसमें देख लेंगे। ठीक है, अब एक मोटा मोटा हम लोगों ने ये देख लिया कि कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो अभी हम लोगों ने देखा 1773 के एक्ट में क्या आया था कि वहां पे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की सर एलिजा एमपी उसके जो है मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये हो गया इसका ए ऑप्शन। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, अब थोड़ा सा सरल हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा की गई, ये सही है। दूसरा है लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है, एलिजा एमपी थे, अभी हम लोगों ने देखा है। तो सेकंड इसमें से कट गया और पहला सही हो गया। तो ठीक है, अब फिर एक और क्वेश्चन है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कहाँ की गई। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना अभी हम लोगों ने देखा था 1784 के जो भारतीय अधिनियम था उसमें की गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट में। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कौन से संविधान में दी गई, कौन से में दी गई है, तो चार्टर अधिनियम 1813 में दी गई थी ये इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कहाँ से हुई थी, चार्टर अधिनियम 1833 में। ये हो गए सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन करते चलना है, और इनकी डिटेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन शुरू में आप लोगों ने जो डिटेल्स मैंने बताई है वो सुन लिए, तो उतने डिटेल्स पढ़ने में, जिसकी डिटेल्स पढ़नी होगी मैं उसके खुद ही मैं उसको अंडरलाइन करवा दूंगा, तो आप लोग सुन लेना। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब देखिए ये तो आप ही खुद ही बता दोगे, 1813 में ये था। ठीक है, तो 1813 के चार्टर अधिनियम में ये कहते, और पूर्णतः समाप्त कब हो गया था, तो ये हो गया था 1833 में। ठीक है, तो 1813 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ये कौन से में बनाया था, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसी में आया था आर्टिकल 15, इसी में 1833 में आर्टिकल 15 और अध्यादेश यानी कि नहीं वार्षिक वित्तीय विवरण, तो 112, ये दो भी यहीं से लिए गए थे 1833 से। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 112 ये भी कभी अगर कहीं पूछने को आ जाए तो ये कनेक्ट कर देना, 1833 के चार्टर एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो बजट पर बहस कौन से में की गई थी, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ये बजट पर बहस करने की यहीं से इधर अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कौन से में की गई थी, ये की गई थी 1935 से। तो इसमें ऑप्शन में ये है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए केंद्र में द्वैध शासन
द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम से स्टार्ट किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1935 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 में। कौन सा? मॉन्टेस्क्यू चंद्रफोर्ड सुधार के तहत। देखा था हम लोगों ने, तो 1919 में इसको हम लोग आसानी से लगा लेंगे, बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो ये ठीक है आप लोगों के अकॉर्डिंग ये क्या है? ठीक है ना? और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अलग हो गया। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल याद रखना। ये वाला सन 1941 में जो भारतीय सिविल सेवा थी उसमें भारतीयों की संख्या यूरोप के लोगों से ज्यादा हो चुकी थी। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है भारत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो अभी जस्ट मैंने बताया ना, तो 1935 में। और इस और जो 112 और आर्टिकल 15 ये कौन से में थे? वो 33 में थे। तो वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। देखिए बहुत से जो स्रोत नेक्स्ट मतलब अभी चैप्टर आएगा एक स्रोत, तो उसमें कई क्वेश्चन आते हैं, तो वो स्रोत कौन से देश से क्या लिया गया ये पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये तो हमारे जो एक्ट है उन्हीं से कई चीजें ली गई हैं, तो इनको भी याद रखना है। ठीक है, धीरे धीरे रिकॉल करते रहना है, तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये किया गया था 1935 के तहत। ये तो तीसरी बार क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन तीसरी बार आ गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया और हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देख लेते हैं। देखिए, देश के लिए लिखित संविधान, तो ये तो नहीं था। लिखित संविधान वहां कहाँ था? ये तो बाद में कृषि मिशन के तहत लाया गया ना, है ना? तो दूसरा क्या है? विधान मंडल के लिए निर्वाचन और जवाबदेही प्रतिनिधि, ये था। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी था। विधान मंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, ये भी था। लिखित संविधान 1935 में नहीं था, ये आप लोग याद रख लीजिए। ये कब आया गया था? तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि ये लाया गया था कृषि मिशन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सी चीजें यहाँ से ले आई गई हैं। तो मैंने पहले ही इसको कहा है कि 1935 का अधिनियम जो है वो मिनी संविधान भी एक तरीके से कह सकते हैं, वो है। अब ये मत कहना कि ये तो 42वां संविधान संशोधन है उसको कहा जाता है। मैं एक मतलब समझाने के तरीके से कह रहा हूँ कि जो 1935 का अधिनियम है उससे भारत का जो संविधान बनाया गया है उसमें बहुत सी चीजें ली गई है। तो इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये 1935 का अधिनियम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ये तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। कौन से अधिनियम के तहत हुआ है? तो ये 1935 के अधिनियम हुआ है, बर्मा को अलग किया है। 2 पॉइंट हम लोगों ने देखे थे कि एक बर्मा अलग हुआ भारत से और एक आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो ये 2 पॉइंट एक साथ ही देखे थे, तो ये हो जाएगा इसका सी आंसर, सबसे सही आंसर। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर हो गया खत्म। अब आप लोग कमेंट्स करके ये बता देना कि जो एक्ट हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट और जो अधिनियम है और चेम्सफोर्ड सुधार और ये मॉन्टेमेलो सुधार, तो इनके नोट्स आपको चाहिए पीडीएफ के माध्यम से, तो मैं 1 से 2 पेज में लिख के दे दूंगा। तो आप लोग कमेंट्स करके बता देना कि लिख के दूं या फिर आप लोग खुद लिख लोगे। ठीक है, क्योंकि लिख जरूर लेना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आना तय होता है, एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है। ठीक है, इसको बार बार आप लोग रिविजन जरूर कर लेना लिख के। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले एम एन रॉय जो थे, एम एन रॉय ने ही यहाँ पर विचार दिया था कि संविधान सभा बननी चाहिए और फिर इससे संविधान निर्माण होना चाहिए। तो सबसे पहले एम एन रॉय ने यहाँ पर ये विचार दिया था। ठीक है, 1934 में दिया था। और ये ठीक है, तो सन भी याद रखिए, सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम जरूर याद रखिए। एम एन रॉय ने सबसे पहले ये विचार दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन में। ठीक है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि
ये वाला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्नलिखित में से भारत एक जो 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण में से स्थायी अवयव नहीं थे, तो इसमें था कि लिखित संविधान। तो हम लोगों ने यहीं पे पढ़ा था कि लिखित संविधान जो है वो क्रिस्त मिशन के द्वारा लाया गया था, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। देखिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएंगे, मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं वो भी इसी टाइप से आते हैं। चारों ऑप्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी एक क्वेश्चन से भी आता है तो वो ये माना जाएगा कि इन चारों से उठाया गया है, तो चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होगा तो आप लोग आराम से कर लोगे, है ना। तो जो संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कहाँ से लाया गया था, तो इस पर क्रिस्त मिशन लगा देना, ठीक है। और 1942 में ये लाया गया था, तो इसका सन भी याद रखना। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए कैबिनेट मिशन का कौन कौन थे, तीन लोग थे, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रेप्स और पैथिक लॉरेंस। तो विलियम वुड नहीं थे, तो यही आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। अब देखिए इनकी क्या ट्रिक बनाई थी मैंने, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी से तो ए बी अलेक्जेंडर हो गए, सी से क्या हो गए, क्रिप्स हो गया, और पी तो इससे हो गया पैथिक लॉरेंस, ए बी सी पी। तो ये हो गया था जो कैबिनेट के सदस्य थे वो यही तीन थे, ए बी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। देखिए जब ये जनसंख्या का वो चला था तो उस समय ये कहा गया था कि एक प्रतिनिधि 10 लाख पे चुना जाएगा, तो इसमें ऑप्शन में होगा 10 लाख, तो वो हम लोग सीधा सीधा लगा देते हैं। इसमें ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है, सीधा सीधा याद रखना, कभी इसमें भटकाव की कोई आशा ही नहीं है, सीधा 10 लाख लगा दिया करें। एक प्रतिनिधि कितने पे चुना जाएगा, 10 लाख पे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ये अभी हम लोगों ने आगे चर्चा कर ही ली है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं प्रथम जो है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी वो 24 अगस्त में की गई थी। देखिए अगस्त की जितनी भी डेट है, ये संविधान में जो संविधान निर्माण सभा, जो संविधान सभा भी थी, ये भी इसमें बड़ा अगस्त का माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त में जितनी भी डेट है ना, आप लोग एक लाइन में उनको लिख लीजिए और ये लिख लीजिए कि फला डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, तो इस तरीके से ये याद रहेंगी आपको। और जब भी इनसे क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत इसको कर लोगे। तो एक पेज में सबसे पहले ये काम कर लीजिए। देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगे, लेकिन आप ये चीज़ें करते चलिए। ये चीज़ें हमें एक एक नंबर एक्स्ट्रा करवाएंगे, और जब हम एक एक नंबर से आगे बढ़ेंगे तो बहुत लोगों से आगे, हजारों लोगों को पीछे छोड़ेंगे, है ना। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि अगस्त में जितनी भी डेट है संविधान सभा को लेकर, या संविधान में जितनी भी डेट है अगस्त को लेकर, उनको लिखिए और उनके सामने ये लिख लीजिए, डेट लिखिए, फिर ये लिखिए कि इस दिन क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके 2 कॉलम बना के इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जब चीज़ें आएंगी ना आपके सामने, तो वहाँ पे आप जैसे ही देखोगे, एक दो बार रिवीजन किए होगे उन चीज़ों का, तो जैसे ही देखोगे तुरंत आप लोग सही आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो देखो जो प्रथम अंतरिम सरकार थी उसका कौन सदस्य नहीं था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उसके सदस्य नहीं थे। कौन कौन थे, राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम थे। देखिए राजगोपालाचारी थे, ये शिक्षा मंत्री बनाए गए थे उस समय। राजगोपालाचारी, राज कौन करेगा, जो शिक्षा आज जो शिक्षा ग्रहण कर लेगा वही राज करेगा ना, तो राजगोपालाचारी, और ये थे उस समय शिक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद तो देखिए कौन थे उस समय, कृषि मंत्री। तो कृषि मंत्री आज कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी कौन है। ये तो उस समय के काका इनको कहा जाता, राजेंद्र प्रसाद को काका कहा जाता था। तो आज किसी को कुछ कहा जाता है वही कृषि मंत्री हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाबू जगजीवन राम, तो जो जगजीवन राम थे जो जीवन देंगे, हैं, तो जीवन देंगे तो ये क्या होंगे, फिर ये हो जाएंगे आपके श्रम मंत्री। जो जीवन भर श्रम, जीवन भर हम लोग श्रम ही कर रहे हैं अभी तक, तो ये थे श्रम मंत्री। तो तीनों को याद कर लिया, सी राजगोपालाचारी ये थे आपके शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री और जगजीवन राम श्रम मंत्री। और आज के जो कृषि मंत्री हैं उनको जरूर याद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये तो काका उस समय कहे जाते थे, राजेंद्र प्रसाद को काका कहा जाता था, तो इनको क्या कहा जाता है जो आज कृषि मंत्री हैं, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तो संविधान सभा में प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। देखिए सीधे तो हुआ नहीं था जनता के द्वारा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा भी नहीं हुआ था,
और भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा भी नहीं हुआ था, तो ये हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक जो हुई थी 9 तारीख को, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 9 तारीख को जो हुई थी वो उनकी उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। और फिर जो 11 को हुई थी उसकी की थी राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया था कुछ टाइम के लिए, और स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है। तो ये दोनों डेट याद रखिए, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। तो ये 2 दिन का अंतर था सिर्फ। तो अस्थायी बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था स्थायी सदस्य। ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो अभी जस्ट तो पढ़ लिया है। एक देखिए एक क्वेश्चन आप लोग इस घटना चक्र का यही सब से अच्छा होता है, लगाने की स्पीड ऐसे ही बढ़ती है कि एक क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लोगे डिटेल्स, एक दो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे, है ना। तो उसी से रिलेटेड होंगे तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की। अब इसकी जो डिटेल्स थी ये इसमें लिखा हुआ है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो कि स्थायी सदस्य थे। अब इतनी डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से बना है कि नहीं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, सीधी सीधी डेट बतानी है, तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली पूछी ना, पहली, तो पहली इसमें 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। देखिए यहाँ पे बैठक चल रही है, बैठक हो गई है 11 दिसंबर 1946 को, तो फिर उसी से रिलेटिव 11 दूनी 22 और जनवरी को 1947। आप जैसे भी इसको याद करने की ट्रिक कुछ ना कुछ बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके आएंगे, अभी आए हैं और फिर आएंगे, इन्हीं से आएंगे क्वेश्चन, है ना। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखिए पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्पीकर स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, तो ये तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरा है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी ठीक है। संविधान को भारत के लोगों के लिए आदेशित किया गया, ये भी ठीक है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अब देखिए राज्य का मुखिया, इतना तो आप लोग समझते हो, राज्य का मुखिया कौन है यहाँ पे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति को आज हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट वोटिंग करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो अभी कौन करता है? विधानसभा और ये जो अपने संसद के सदस्य होते हैं वो इनको करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, तो ये हुए थे 12 अधिवेशन। देखिए जो लास्ट अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब तक 11 था और संविधान अंगीकृत हो गया था। लेकिन इसके बाद फिर 24 जनवरी 1950 को एक लास्ट और किया गया था, और जब ये 12 हो गए थे, तो 12 अधिवेशन, पहले 11 हुए और 1947 के बाद एक और हुआ, तो ये हो गए थे पूरे 12, सॉरी 1949 के बाद जो एक और हुआ था 1950 में, तो टोटल हो गए थे 12। ठीक है, ये याद रखिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार इस समय कौन थे? संविधान के सलाहकार बी एन राव थे इस समय। ठीक है, बी एन राव, संविधान के सभा बेनिगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, बेनिगल नरसिंह राव, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त इनको किया गया था। भारतीय संविधान सभा में प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसने किया था प्रथम प्रारूप? तो ये किया था बी एन राव ने। अभी नेक्स्ट ऊपर ही पढ़ लिया है हम लोगों ने कि प्रथम प्रारूप बी एन राव ने स्टार्ट किया था। संविधान सभा में भारतीय सभा का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये तृतीय वाचन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जो कि इसमें डेट दी नहीं गई है, ये इसमें 14 नवंबर और 26 नवंबर दी गई है, तो 26 नवंबर 1949 यहाँ पर लिख लीजिए, 1949 को ये हुआ था तृतीय वाचन। ठीक है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देख भी लिया है ये कि भारत का संविधान कब पूर्ण हुआ था। ये देखिए एक डेट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वैसे तो नवंबर 1949 को हुआ था, और ये पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का पढ़ चुके हैं, तो यहीं पे यहीं तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है। भारतीय संविधान सभा का भारतीय का तृतीय वाचन कब शुरू हुआ था? ये उसी दिन हुआ था, और नवंबर 1949 को ये कंप्लीट भी हो गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा, है ना। ना तो गवर्नर जनरल थे उस समय, ना फिर आपके भारतीय संसद उस समय उतनी थी, और भारतीय ब्रिटिश संसद भी नहीं थी। तो भारतीय संविधान सभा जो बन रही है, संविधान सभा का क्वेश्चन है, संविधान सभा ही करेगी इसको, है ना।
तो ये कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये घटनाएं दी गई हैं इनको क्रम के अनुसार लगाना है और शुरू से सबसे पहले से लेकर आखिरी तक लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे प्रारूप। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? ये हुई थी 29 अगस्त। मैं बोल रहा हूँ ना कि अगस्त की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त की डेट को आप लोग लिख लीजिए, है ना। तो 29 अगस्त 1947 को ये हुई थी प्रारूपी समिति। फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये हो गई सेकंड डेट 1949 की, ठीक है। अब तीसरा है कि भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? तो ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो लाइन से लगाना है, तो सब डेट, अगर हम लोग कोई क्वेश्चन लाइन से लगाना है या पहले से दूसरे को, तो कम से कम हमें उनके सन तो पता होने चाहिए, तभी तो हम लोग उनको लगा पाएंगे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अभी हम लोगों ने देखा था ना, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। तो अब आसानी से लग जाएगा कि नहीं? तो देखिए सबसे पहले तो चौथा ही ले लेंगे सबसे नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे क्या लेंगे? फिर देखिए ये ले लीजिए 1949 वाला, तो ये हो जाएगा आपका प्रारूप समिति की नियुक्ति, है ना। फिर हो जाएगा सेकंड भारतीय संविधान को, और फिर हो जाएगा ये, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये सही है क्या? भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही बात है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, ये भी ठीक बात है। देखिए दोनों ठीक तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, अलग अलग चीज है ना। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? अब आप लोग ये बताइए कि इतनी हिम्मत किसी में थी कि वो उस समय ये कह सकता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो कि एक पावरफुल पार्टी उस समय निकली थी। तो ये कौन कह सकता है? कम से कम राष्ट्रपिता कह सकते हैं इस बात को, है ना। पिता टाइप का आदमी होगा वही कहेगा। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जैसे ही हमारे इधर स्वतंत्रता मिलती है उसको भंग कर देना चाहिए। इसका काफी विरोध भी हुआ था, वो अलग बात है कि आज भी कांग्रेस जिंदा है। चलिए देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने दिया था? ये कथन खूब पूछा जाता है भाई साहब, आइवर जेनिंग्स ने ये कथन दिया था। तो इसको आप लोग याद जरूर रखना, आइवर जेनिंग्स ने इसको कहा था। क्या कहा था? कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। आइवर जेनिंग्स, है ना। किसने कहा था कि भारतीय जो संविधान सभा है कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये सब देखो, कोई भारतीय तो इतना नहीं कहेगा, ये सब तो वहीं के लोग कहेंगे। तो ऑस्टिल ऑस्टिन ने, ग्रैंड ऑस्टिल ने कहा था, और उनका एक बुक थी यहाँ पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा हुआ है ये कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और कितनी बार आप लोग शायद गलत करके आते कि सही, मुझे पता नहीं है, लेकिन 15 महिलाएं थी। इसको याद रख लीजिए 15। और अभी कितनी है? अभी आज की जो हमारी संसद है उसमें कितनी महिलाएं हैं, मंत्री हैं? आप लोग अभी कमेंट करके बता दीजिएगा इसमें, ठीक है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अब आते हैं हम लोग समितियों पर। देखिए तो मैंने इसमें ये कहा, सोचा है कि जितने में संघ लगा है ना, संघ वाली हैं तो इनके नेहरू जी अध्यक्ष हैं, और जितनी प्रांत वाली समितियां हैं उनमें वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं। तो देख लेते हैं संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? प्रांत। देखिए मैंने पहले ही कह दिया है कि जिसमें प्रांत लगा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जिसमें संघ लगा हुआ है तो उसमें जवाहरलाल नेहरू। ये मेरा मानना है, हो सकता है एक आध जगह अपवाद भी हो, तो उसको ध्यान जरूर रखना, ठीक है। तो संघ जवाहरलाल नेहरू, प्रांत सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे क्या पूछा है? संविधान सभा की प्रांतीय सभा की समिति का अध्यक्ष कौन है? तो सीधी सीधी बात है, सरदार भाई पटेल। प्रांत लगा हुआ है ना। अब देख लेते हैं। देखिए संघ इसमें लगा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति जो है उसके राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति ये भी पूछा जाता है, संचालन समिति, तो ये भी, इसके भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति, इसका तो हम लोगों ने अभी डिटेल्स में देख ही लिया है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। मौलिक अधिकारों के और अल्पसंख्यकों के और जनजातियों के, अल्पसंख्यक का खूब पूछा जाता है, तो इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्षेत्रों के संबंधी सलाहकार कौन थे यहाँ पे?
तो मूल अधिकार उपसमिति के थे जेबी कृपलानी। उपसमिति देखिए, उपसमिति का याद भी रखिए, उपसमिति पूछ लेता है। जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उपसमिति के अल्पसंख्यक जो थे, अल्पसंख्यक के थे डायरेक्ट वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जो उपसमिति थी उसके थे मुखर्जी, जहाँ पे आप लोग रहते हैं मुखर्जी नगर में, है ना। तो अल्पसंख्यक उपसमिति के जो अध्यक्ष थे वो थे एससी मुखर्जी। ठीक। संघीय शक्तियों का समिति देखिए, जहाँ पे यहाँ पे भी संघ आ गया, संघ में कौन आएगा, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ भी प्रांत आ गया, तो प्रांत में कौन आएगा, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और कार्य संचालन संबंधी समिति तो के एम मुंशी। ये हो गए आपकी पूरा समितियां। बाकी जो डिटेल्स वीडियो वहाँ पे पढ़ाया था, तो वहाँ भी समितियां मैंने लिखी हुई थी। वो नोट्स मैंने बनाए हुए थे, तो उसमें खूब सारी समितियां मैंने खुद छांट छांट के उसमें एक साथ लिख दी थी कि कौन समिति का कौन अध्यक्ष है। जवाहरलाल नेहरू कितनी समितियों के अध्यक्ष हैं, वल्लभ भाई पटेल कितनी समितियों के अध्यक्ष हैं, तो वहां पे सरल और चीजें सरल हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य हैं, तो ये थे 6 सदस्य थे। इनको याद कर लेना, 6 को चाहे कुछ भी हो जाए, इनको याद जरूर कर लेना, एक क्वेश्चन इनसे पूछ ही लेता है वो घुमा फिरा के, है ना। अब देखिए कौन कौन थे। बी आर अम्बेडकर तो जो थे वो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इनकी तो बात ही अलग हो गई। अब जो सदस्य थे वो 6 थे। 6 में से देखिए आधे के नाम में तो कृष्ण है। कृष्ण को ही कैसे, अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर, तो गोपाल कौन है, कृष्ण। अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, तो यहाँ भी कौन आ गए, कृष्ण। ठीक है, 2 हो गए। फिर ये एम एस के नाम से मैंने इनको याद किया था, एम के नाम से, तो एम मुंशी तीसरा हो गए। फिर एम एस मोहम्मद सादुतुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। फिर क्या हुआ था, बी एल मित्र जो थे उनके नाम पे आ गए थे माधव राव। देखिए मित्र, मित्र की जगह कौन आ गए थे, माधव। और खेतान की जगह कौन आ गए थे, फिर से कृष्णमाचारी। तो देखिए फिर एक कृष्ण आ गए। तो 4 जो नाम है वो तो कृष्ण के नाम पे ही है। देखिए कौन कौन से, कृष्ण स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर 2, और कृष्णमाचारी 3, और माधव 4, है ना। तो 4 नाम तो यही है। फिर कौन बचे अपने, एम मतलब कौन, एम मुंशी और एम एस मोहम्मद सादतुल्ला। बस ये तो है, 6 नाम याद हो गए होंगे आप लोगों को, वैसे ही आप लोग बहुत होशियार इंसान हो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, तो डेट थी ये उस दिन 29 अगस्त 1947 को, उस दिन उन्होंने उसका गठन किया था। ठीक है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे। तो झंडा जो इंडिया गेट पे 26 जनवरी को कौन लहराता है, झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। और झंडा समितियां 2 बनी थी, अब मैं वो भी बता देता हूँ कौन कौन सी बनी थी। एक तो कराची अधिवेशन में बनी थी 1931 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरी बनी थी आपकी यहाँ पे तदर्थ झंडा समिति, इसके ये बनी थी 1947 में, और इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों याद रखना, एक 1931 में कराची अधिवेशन के टाइम पे बनी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक बनी थी आपकी 1947 में तदर्थ झंडा समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है। अब आ गए संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत अभी वहाँ पे क्लास में हुए नहीं है, और अगर इधर हम लोग पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, तो संविधान के स्रोत हम लोग देख लेंगे कल की क्लास में। मुझे मतलब इतना ध्यान रहेगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्या, संविधान स्रोत के बाद आई है हमारी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। तो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद अभी देखिए मेरे ख्याल से ये भी अभी ठीक विषय नहीं रहेगा अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने संविधान स्टार्ट ही किया है, तो हमें ये तो पता नहीं रहेगा कि इम्पोर्टेंट अनुच्छेद क्या है, या तो फिर हम लोग सीधा सीधा रटेंगे, तो ये भी अभी हम लोग नहीं करेंगे। इससे पहले जो भाग वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। भाग वाला जो चैप्टर है, देखिए संविधान के जो प्रमुख भाग हैं, देखिए सबसे पहले तो देखना है कि कितने भाग हैं यहाँ पे हमारे संविधान में, तो ये हम लोग देख लेते हैं पेज के माध्यम से। अब इसको बिगाड़ लेते हैं, है ना, भाग पूरे डिटेल्स में थोड़े थोड़े देख लेंगे। थोड़ा बिगाड़ने में टाइम लग रहा है, 1 मिनट का आप लोग देख लीजिए, शांति पकड़े रखिए, नहीं तो ये होता है कि बीच में समय खराब करवा रहे हैं जब तक। अब आप लोगों तो रिकॉर्ड वीडियो देखोगे ना, तो रिकॉर्ड वीडियो जब तक मैं बिगाड़ रहा हूँ आप लोग आगे कर लेना, है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम ले लेनी चाहिए। अभी 1 मिनट लगेगा, सब क्लीन हो जाएगा। ये बिगाड़ के यहाँ पे हम लोग संविधान के सारे भाग देख लेंगे, और उनके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनको क्वेश्चन 1 मिनट लगेगा, और क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे।
बहुत टाइम लग रहा है बिगाड़ने में, है ना। बहुत अच्छे से नहीं बिगाड़ूंगा मैं। चलिए इतने में ही हो जाएगा वो शायद। चलिए देखते हैं। तो संविधान में अभी कितने भाग हैं? ये बिगड़ भी नहीं रहा है इतनी जल्दी। चलिए फिर भी बिगाड़ दीजिए, जो भी है जितना भी है काफ़ी है, इसी में लिखते हैं, ठीक है। चलिए भाग एक। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि संविधान में जो भाग थे वो 22 हैं, ठीक है। लेकिन पूर्ण जो भाग हैं अभी मान मान सकते हैं हम लोग 22 भाग अभी, ठीक है। 22 भाग। और 22 भाग में से टोटल भाग अगर की बात की जाए तो अभी 25 भाग हैं। 25 भाग कैसे हैं वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन बन बन जाता है कि कितने भाग हैं, या बोल देते हैं कि संविधान में मतलब टोटल कितने भाग हैं। तो अगर टोटल पूछे तो 25 भाग, और संविधान के भाग पूछे तो 22 भाग। 25 भाग कैसे होते हैं ये मैं बताता हूँ। देखिए भाग एक, तो भाग एक जो है आपका, ये आपको एक लिस्ट बना के रख लेनी है, क्योंकि भाग से क्वेश्चन तो आता ही है एक, तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। पिछली बार का PYQ आप उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन सही मिलान करके आ गया था भाग से। तो भाग एक भारत का संघ वगैरह, ठीक है, भारत का संघ और राज्य क्षेत्र। भाग दो में क्या है? भाग दो नागरिकता। तो इसमें आर्टिकल भी देखते जाइए, थोड़ा बहुत आर्टिकल की नागरिकता। भाग दो में नागरिकता थी, ठीक है। नागरिकता आर्टिकल कितना है? 5 से 11। भाग तीन में आपको मिलेगा यहाँ पे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितना? 12 से 35 तक, है ना। और भाग चार में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? DPSP। DPSP में कितना? 36 से 51। फिर इसके बाद भाग 4A, ये ये जुड़ गया ये, है ना। तो वो जो मैं बता रहा हूँ ना कि 25 हुए, तो 25 कैसे हुए? उसमें 22 तो हैं ही, जो वो तो हैं ही, और 4A जुड़ा था उसमें, 9A 9B दो जुड़े थे ये, और वहां पे एक जुड़ा था 14A, अधिकरण वाला मामला, ठीक है। तो ये चार और जुड़ गए थे। तो फिर बात आती है कि भैया 22 और 4 फिर तो 26 होने चाहिए, लेकिन फिर वहीं पे सात जो भाग है, भाग 7, इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो 4 हो गया आपका क्या? मूल कर्तव्य। तो अब यहीं पर एक क्वेश्चन आती है, जब आप लोग अभी आज क्लास करोगे शाम को डिटेल्स वाली, तो उसमें आएगी क्लास। तो देखिए जो मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए? USA से, है ना। जो मौलिक अधिकार, सॉरी, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? USA से। DPSP कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गया आयरलैंड से, है ना। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो रूस से। इस टाइप से आप लोग लिख के एक चार्ट बना के अपने सामने जरूर रखिए, उससे फायदा होगा ये कि हम लोगों को चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब फिर 5 आता है। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। 6 में क्या है? राज्य सरकार, है ना। 7 में क्या था? वो निरसित कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार, है ना। 8 में क्या? संघ और राज्य दोनों को मिला लीजिए तो हो गया संघ और राज्य। देखिए सारे याद नहीं करिए, बहुत ज्यादा सारे याद करोगे तो आप लोग खुद मतलब याद नहीं कर पाओगे। जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिए। फिर 9 क्या है आपका? 9 में है ग्राम पंचायत, कह सकते हैं पंचायत, है ना। फिर 9A में क्या है? नगर पालिकाएं। और 9B में क्या है? सहकारी समितियां। यहां तक तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 10 याद हो या ना हो, 11 हो ना हो, 12 हो ना हो, 13 हो ना हो। अच्छा इसमें से कुछ है इंपोर्टेंट, है ना। कौन सा? संघ और राज्यों के बीच संबंध, 11 इंपोर्टेंट है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। 12 में क्या है यहाँ पे? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और 14वां इम्पोर्टेंट है, संघ और राज्यों के बीच जो अपनी ये ISPCS वगैरह जो है रहेंगी ना, भारतीय सेवाएं, तो वो 14 में रहेंगी। तो यहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे फिर बिगाड़ना पड़ेगा और फिर समय हमारा जाया होगा। तो 14 को यहीं लिख लेते हैं, संघ और राज्यों की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो इसमें रहेंगी। और 14A में क्या है? अधिकरण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 में क्या है? निर्वाचन। देखिए 15 को कैसे याद रखें? निर्वाचन, निर्वाचन चुनाव कितने साल में होता है? हर बार 5 साल में होता है ना। तो 1 5 है ना लास्ट में, तो 5 5 साल में होता है, तो निर्वाचन है, इसको याद रखिए, ठीक है। 16। फिर 17 में क्या है? कैसे बोलते हैं अपन? 17 और भाषा, राजभाषा है 17 में, ठीक है। 18 में फिर क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे मिल जाएगा 18 में आपातकाल, तो ये भी याद है। फिर इसके बाद 19 याद रखना हो तो रखिए, नहीं रखना हो तो 20 पे। 20 में क्या है फिर आपका?
संविधान संशोधन। तो ये थे मुख्य भाग, ठीक है, मुख्य भाग ही लिख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पूरे लिखने हैं तो पूरे लिख लीजिए, लग रहा है कि मुख्य भाग ही लिखने हैं तो मुख्य भाग ही लिख लीजिए। चलिए आपको अब देख लेते हैं क्वेश्चन कि कैसे पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में किया गया है? इसमें 16 नहीं 22 भागों में किया गया है। अगर भाग ऐसा पूछे क्वेश्चन तो भाई हम लोग बता देंगे कि 22 भागों में। और अगर टोटल पूछे तो 25 भाग। मैंने बताई दिए कैसे कि 4A जोड़ा गया, 9A 9B जोड़ा गया 3, और फिर यहाँ पे 14A जोड़ा गया और वहां पे 7वें भाग को हटा दिया गया, तो वो टोटल मिला के 25 भाग हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। देखिए अब आप अब वो लिस्ट जो अभी मैंने बताई है ऊपर, वो अगर लिस्ट आपको याद होगी तो ये चुटकियों में आप लोग आंसर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कैसे? नागरिकता, नागरिकता कौन से भाग में है? सेकंड में, ये ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, 4A में है, लेकिन ये यहाँ पे 6A लिखा हुआ है ना, तो ये गलत हो गया। 4A में है ये। और राज्य, राज्य के बारे में दिया हुआ है 6 में, और भाग 5 में दिया है संघ के बारे में, तो ये हो गया आंसर। हो गया ना 1 मिनट में। अब देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते देखो तो कौन सा एक युग्म सही है, सही बताना है इसमें। संविधान का दूसरा भाग, दूसरे भाग में क्या दिया गया है? नागरिकता, तो मौलिक अधिकार, ये गलत हो गया। संविधान के तीसरे भाग में दिया गया है मौलिक अधिकार, यहाँ पे लिखा है नागरिकता, तो ये भी गलत हो गया। संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्य, ये सही है। और संविधान के 5वें भाग में राज्य के निर्देशन, नहीं ये गलत है, ये 4 में लिखा हुआ है। और 5 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वो है संघ सरकार। तो ठीक है, इस टाइप से भाग भी याद हो जाएंगे हम लोगों को, और जब क्वेश्चन आएगा तो आराम से हम लोग निकल जाएंगे उसको करते हुए, ठीक है। अब देखिए क्रम अनुसार ये लोग पूछ रहे हैं कि क्रम अनुसार इनको लगाइए। तो देखिए संघ राज्य क्षेत्र 1, मौलिक कर्तव्य ये 3 में है, नहीं 4A में है ना। नागरिकता 2 में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP ये 4 में है। तो अब अपने अकॉर्डिंग लग ही जाएगा। सबसे पहले 1, फिर 3, और फिर 4, और फिर 2। तो कौन सा हो गया? ए आंसर इसमें सही हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ ही रहा होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके जरूर बताना, फिर कुछ और तरीका बताया जाएगा। वैसे तो तरीका तो यही है, इनका सॉल्व करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। और याद कैसे होंगी? कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक रफ पेज उठाइए और उसमें सारे भाग लिख डालिए अपने दिमाग से, है ना। अगर आपने वहां पर रिकॉल कर लिया तो जब क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लेगा हम लोग आराम से कर ही लेंगे। अब आपके सामने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 1 मिनट में आप ही लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, अब भाग 7 तो हटा ही दिया गया है, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है इसको, तो ये हो गया गलत भाई साहब। ये कौन से में है? संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, है ना। नेक्स्ट क्या है? नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं 9A में है, बिल्कुल ठीक बात है। निर्वाचन 15 में, बिल्कुल ठीक बात है। निर्वाचन कैसे लगाया था? 15, लास्ट में 5 लिया था। और निर्वाचन हर साल कितने साल में होता है? 5 साल में, तो उसका 5 से लास्ट कनेक्ट लिया, तो निर्वाचन हमेशा 15 में आएगा आपको, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनको सूची 1 को सूची दूसरी से मिलाइए आप लोग, ठीक है। अब देखिए भाग 9 यहाँ पे दिया हुआ है। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है पंचायत, है ना। और भाग 9A में क्या है? नगर पालिकाएं, तो ये दोनों हो गए। और 8 में क्या है यहाँ पर? तो ये है संघ राज्य क्षेत्र। और 4A में मूल कर्तव्य। बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। अब वहां पे हमारे तोते उड़ जाते हैं जब याद नहीं रहते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित करना है। देखिए पंचायत भाग 9 में है, सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। अच्छा ये देखिए ये एक बहुत अच्छी वो है, मैं बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन है ना, अगर इसमें नहीं है तो अंडरलाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन वहां पे मिस हो गए। नहीं है का ध्यान ही नहीं करते हम लोग, जल्दबाजी में ये देख लेते हैं कि कौन सा सही है। सही नहीं है पे पहले ही लिख लो, यहाँ पे सही नहीं है मतलब पूछ रहा है गलत, गलत पूछ रहा है। अब देखिए पंचायत 9 में है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका 9A में है, बिल्कुल सही है। सहकारी समितियां 9B में है, बिल्कुल सही है। तो अधिकरण भाग 10 में है। आप लोग बताइए अधिकरण 10 में है? वो अभी हम लोगों ने देखा था कि वो 14A में है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? कौन से में की गई है? 9A 9B, तो 9 में आ जाएगा ये, है ना। अब ये इसमें करना है कि फर्स्ट सूची को सेकंड से सुमेलित कीजिए। मौलिक अधिकार, भाई साहब मौलिक अधिकार कौन से में है? तीसरे में है कि नहीं है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य 4A में है।
अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मजा आना चाहिए, आप लोग खुद ही कर लोगे ये क्वेश्चन। संघ कौन से में, आप लोग बताइए, संघ सरकार कौन से में है, संघ वाले मामले हैं वो है 5 में, और आपात वाला है आपातकाल, आपातकालीन उपबंध हम लोगों ने देखा था 18 में, और 20 में क्या देखा था, संविधान संशोधन। हो गया, ये ये हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं है मतलब क्या करना है, गलत। ये आदत डाली लो, जो नहीं है उस पर रॉन्ग लिख लीजिए आप। अगर आप लोग यहीं पर लिख लोगे तो वहां गलती नहीं करोगे, और यहाँ नहीं लिखोगे तो वहां गलती करके आओगे। ये और ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब अगर गलत होते हैं, और जब एक नंबर से यदि पीटी रुकता है ना, तो बहुत दुख होता है। इसलिए आप लोग खुद अभी से सही आदतें डालिए, सही आदतें डालेंगे तो वहां पे क्वेश्चन हमारे गलत नहीं हो सकते किसी भी हाल में। ठीक है, देख लीजिए कैसे देखते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य आ जाएगा आपका, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। मूल कर्तव्य 4 में है, बिल्कुल सही बात है। राज्य 6 में है, यही गलत है। नहीं नहीं, ये सही है, राज्य 6 में है। महान्यायवादी कौन से में है, तो ये है आपका, यही गलत हो गया, महान्यायवादी आपका इसमें नहीं है। और राज्य और राज्यों के बीच सेवाएं, ये हमारी कितने में है, 14 में ये है। और ये 13 में महान्यायवादी थोड़ी है, महान्यायवादी तो संघ में ही आ गया, मतलब 5 में ही आ गया है ना, तो ये भाग 5 में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बताइए। राजभाषा, भाषा कौन से में, 17 में, बिल्कुल ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र बिल्कुल 8 में है, संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र कौन से में, 10 में है। और अधिकरण कौन से में है, अधिकरण 14A में है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखिए 12वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो कौन सा भाग विधायी संबंध के बारे में, भाई साहब हम लोगों ने देखा ही है कि भाग 11 जो है वो विधायी संबंधों के बारे में है ना। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, देखिए सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मतलब अगर हमने वो जो पहले लिस्ट डिस्कस की है, वो अगर लिस्ट बना ली, उस लिस्ट को याद कर लिया, तो ये कितने क्वेश्चन हम लोग, 50 क्वेश्चनों को कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, है ना। कुछ डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल्स यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी चीज रहेगी कि एक पेज पे आप सारे भाग लिख के उनको याद कर लीजिए। सारे याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कुछ ट्रिक बनाइए, कुछ याद कर लीजिए, जिससे ये पता रहता है हमारे, क्योंकि इसमें जैसे भाग पूछेगा ना, तो हमें ये पता रहेगा कि ये तो नहीं है, इसका ये तो नहीं है, क्योंकि हमें ट्रिक याद रहेगी। अगर मान लीजिए 22 भाग हैं और टोटल मिला के 25 भाग हैं, तो 25 में से अगर आपने 15 भी याद कर लिए ना, तो समझो खेल हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। संविधान का भाग जो 15 है वो क्या कहता है, 15 तो याद ही हो गया होगा, मैंने जो बताया है कि मैं तो ऐसे करता हूँ। 15 कैसे लिखता हूँ, 1 5। और निर्वाचन, निर्वाचन हर कितने साल में होता है, 5 साल में, तो लास्ट का 5 मिला लेता हूँ, तो 15, 15 में क्या आएगा, निर्वाचन, है ना। तो निर्वाचन आया। और फिर यहाँ पे आया 16, 16 मुझे नहीं पता क्या है, मान लीजिए 17, पता है आपको 17, 17 में क्या था, भाषा, 17 भाषा। और आपात उपबंध कौन से में था, ये था 18 में। अब बचा एक, तो अपने आप ही आ जाएगा, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष। देखिए ऐसे ही होता है ना, मतलब सारे याद क्यों करेंगे, मतलब अगर जो इंपॉर्टेंट है वही याद रहेंगे, तो एक दो तो आपको आप कर ही लोगे उसको ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे भाग। मेरे ख्याल से भाग भी आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुए हो तो अभी भी लिस्ट बना लो, और आज की आज ट्रिक बना बना के उसको याद करो, आज ही खत्म करो, है ना। ठीक है, अब है संविधान के अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की है। आगे जाते जाते हमें मतलब सारे जो आर्टिकल्स हैं वो याद होते जाएंगे धीरे धीरे, फिर हम लौट के इसको करेंगे एक दिन, 5 मिनट में पूरा ये डिस्कस हो जाएगा। अब आगे कौन सा एक चैप्टर और देख लेते हैं, अभी बचा हुआ है आज का हमारा टॉपिक, अनुसूची। ठीक है, तो अनुसूची में क्या है, वही लिस्ट बना लेते हैं एक अनुसूची में, है ना। फिर से इसको बिगाड़ लेते हैं 1 मिनट का समय लेते हुए। आप लोग जब रिकॉर्ड क्लास देखोगे तो इसको हटा लेना 1 मिनट में। देखिए अनुसूची, कितनी अनुसूची हैं अभी, पहले कितनी अनुसूची थी, मूल संविधान में जो थी वो थी 8 अनुसूची। उसके बाद और संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई, है ना। उसको जोड़ जोड़ के, बहुत स्लो काम करता है ये, कोई बात नहीं, 1 मिनट इंतजार कीजिए, 1 मिनट में ये सब बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट टाइम से पेज ज़्यादा लेंगे हम लोग, कि बिगाड़ने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, है ना। 1 मिनट इंतजार कीजिए।
तुरंत तुरंत हो जाएंगी चीज़ें, सारी अनुसूची याद हो जाएंगी 1 मिनट में, और फिर उसके बाद क्वेश्चन तो 2 मिनट में लग ही जाएंगे। चलिए अनुसूची देखते हैं, है ना। इसको चार्ज पे लगा देना, इसको चार्ज पे, लैपटॉप को। देखिए अनुसूची में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कितनी अनुसूची है अभी, 12 अनुसूची। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो देखिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहली अनुसूची क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची फर्स्ट में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है, सबसे पहले वेतन की बात होगी, पहले वेतन, फिर कहेंगे भैया फिर होगी शपथ की बात, पहले हमको वेतन दो फिर होगी शपथ की बात। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वेतन और शपथ में। तो पहले वेतन फिर शपथ, 2 फिर 3, ठीक है। फिर 4 में क्या है, राज्यसभा में और जो सीटों का है वो आवंटन होगा। जब शपथ ले लेंगे फिर सीटें बांटेंगे, तो सीटों का आवंटन। फिर इसके बाद 5वें में क्या है, SC ST, ठीक। 6वें में क्या है, देखिए सारी भाषा उनकी याद मत कीजिए, जो मैंने कई लोगों को देखा भी है कि वो जो है ना पूरा अनुसूची लिखेंगे, एक एक भाषा उसकी पूरी लिखेंगे, और जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वही भाषा कंफ्यूज कर जाएगी और याद नहीं होगी। क्यों लिखना है भाई इतनी भाषा, एक पॉइंट पॉइंट्स लिख लीजिए ना। चौथे में राज्यसभा सीटों का आवंटन, 5वें में SC ST, 6वें में AMTM। अब बोले भाई AMTM क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, है ना, ये कोशिश कर रहा हूँ शायद गलत बना हो, पता नहीं, है ना। ये देखिए ये हो गया असम, फिर इसके नीचे क्या है, मेघालय, और ये जो है ये क्या है, त्रिपुरा, और ये वाला एरिया है तो मिजोरम। ये पता नहीं कैसे गलत कर देते हैं, कोई कोई मणिपुर लगा देता है इसमें, भाई मणिपुर तक क्यों जाना है, जब यही है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और मिजोरम की जगह लोग मणिपुर को रख देते हैं, तो ये हो जाता है क्वेश्चन गलत। यहाँ पे AMTM याद रखिएगा आप लोग कि सबसे पहला असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब ये आप लोगों को याद रहेगा। 7वें में क्या है, क्या है, सूची है। कौन कौन सी सूची है यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले संघ सूची, फिर राज्य सूची, और फिर समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ हैं, ठीक है। इनमें जो संघ सूची थी उसमें 97 सब्जेक्ट थे पहले, और इसमें 66 थे राज्य सूची में, और इसमें 47 थे, ठीक है। अभी कितने हैं वर्तमान में, इसमें 98 है, और इसमें 57 है, और समवर्ती सूची में 52 है, ठीक है। ये इनका जो है हो गया समवर्ती सूची का। अब आया 8वां। 8वां कौन सा था, तो उसमें थी भाषाएं। भाषाएं, भाषाएं उस समय कितनी थी, 14 भाषाएं थी, और अभी कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। तो फिर इनको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा। तो संविधान संशोधन कैसे याद करना है, 21, 71, 92, ये 3 संविधान संशोधन हुए, 21, 71, 92। सन याद रख रहे हो नहीं रख रहे हो वो बात की बात है, पहले 21, 71, 92 ये 3 रख लीजिए। 14 पहले मूल भाषाएं, जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, बाद में आपकी 6 भाषाएं जो है, सॉरी 8 भाषाएं जो है वो जोड़ी गई संविधान संशोधन के तहत। वो कैसे जोड़ी गई, 21, 71, 92 के तहत। 21 में कौन सी जोड़ी गई, सिंधी, है ना, एक ही जोड़ी गई थी इसमें सिंधी। 71 में कौन सी जोड़ी गई, तो नमक याद रख लीजिए, नमक, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 जोड़ी गई थी, नमक से याद रख लेना। इसमें VDMS, VDMS, ये मुझे ट्रिक अच्छी लगती है, हो सकता है कि आपकी कुछ और हो। BD से क्या, बोडो, ठीक है, बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली, और S से संथाली। चारों याद हो गई, तो कितनी भाषाएं हो गई कुल मिला के, 1 और 3 4, और ये 4 8, है ना। तो 14 थी, आज 22 हो गई, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अब देखिए फिर क्या 9वीं अनुसूची आई। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार। कौन सा संविधान संशोधन, फर्स्ट, पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। 10वें में क्या आया, दल बदल, विरोधी कानूनी। कौन सा संविधान संशोधन, 52, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद 11वीं अनुसूची आई। देखिए आप लोग ये लिस्ट सुन रहे हो, आप लोग सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा, और लिख लोगे तो फिर आप महारथी हो जाओगे।
इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। अनुसूचियाँ मैंने देखा है कई लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं। उसमें एक पेज में बन जाना चाहिए, अनुसूची की जो शॉर्ट नोट्स हैं वो एक पेज में होने चाहिए। वैसे जो वहाँ पे पीडीएफ आपको दी जा रही है उसमें एक पेज में ही मैंने लिखने की कोशिश की थी, पर वो 1.5 पेज में हो गया था। उसमें ये सब लिखा हुआ है और आप नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ समझ लीजिए। अब 11वीं में क्या हुआ था, 11वीं में क्या हुआ है, आपकी ग्राम पंचायत है ना, पंचायत है। और 12वीं में क्या है, नगर पालिकाएं। हो गई 12 अनुसूची। कितना, एक ही मिनट लगा है। तो ग्राम पंचायत कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 73, यहाँ 74, बात खत्म। 12 की 12 हो गई। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कैसे उड़ाते हैं तुरंत तुरंत। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न में से अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उनके पास उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भाई कौन सी ये राज्य संघ जो है वो आर्टिकल 1 से ही याद रख लीजिए तो भी वो याद हो जाएगी। आर्टिकल 1 से ही याद रखेंगे तो पहली है। दूसरी में क्या है आप लोग खुद ही बताइए, सबसे पहले क्या बात हुई थी। पहले भाई वेतन की बात कीजिए, फिर शपथ लेंगे, तो शपथ किस में लेंगे, तीसरी में लेंगे, ठीक है। और चौथी में राज्यसभा सीटों का आवंटन, है ना। हो गए चारों के बारे में, आप तुरंत तुरंत लिखते जाओगे तो याद होती जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, भाई साहब यही गलत है। तीसरा आप पकड़ लीजिए क्वेश्चन, कैसे गलत है। शपथ, वहां पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति की जो शपथ का जो प्रारूप है वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 60 में दिया गया शपथ। और महाभियोग 61 में। तो शपथ और महाभियोग, तो शपथ को याद रखिए 60 में, है ना। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ ये, तो जो अनुसूचित 3 के द्वारा शपथ ली जा रही है वो राष्ट्रपति को उसमें से हटा दीजिए, बाकी इसी में लगा दीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी, वहां जो आर्टिकल अलग से दिए हुए हैं उनकी शपथ इसके तहत नहीं ली जाएगी, अनुसूची 3 के तहत। बाकी सब कोशिश कीजिए कि इसी में लीजिए। किस किस की लेते हैं, देखिए संघ के मंत्री भी लेते हैं, संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी भी, संसद के सदस्य भी लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश लेते हैं, और नियंत्रक महालेखाकार भी आपका इसी से लेता है। किसी राज्य के मंत्री जो होते हैं वो भी इसी से रहते हैं। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी भी इसी से लेते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य भी इसी से लेते हैं, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी इसी से लेते हैं। और 60 में रहता है राष्ट्रपति। तो जिनका आर्टिकल अलग से दिया होगा शपथ के लिए वो इससे अलग है, बाकी अनुसूची 3 में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अनुसूची 1 को 2 से मिलाइए आप लोग। तृतीय में क्या है, इतनी चर्चा हो गई है कि शपथ तो याद हो ही गया होगा। चतुर्थ में क्या है भैया, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है वो। 7वीं में क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियां जो थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इसमें दिया होगा। और 8वीं में भाषाएं, अभी हम लोगों ने देख लिया है, तो ये सब हो गया। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। टाइम लग रहा है आप लोगों को, खुद टाइम लग रहा है, आप लोग बताइए कि बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, क्या स्लो स्लो पढ़ाऊँ। अगर स्लो करवाना है तो भैया कल से स्लो करवा देंगे, थोड़ी लंबी खींचेंगे क्लास को, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो ये है चतुर्थ। चौथे में क्या है आप खुद ही समझ जाओगे, राज्यसभा में आवंटन। षष्टम में क्या है, छठवीं अनुसूची में क्या है, एम टी एम, कौन से क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में, तो ये लगाइए, एम टी एम हो गया। 8वें में क्या था, भाषा। और 9वें में क्या था, भूमि सुधार आंदोलन। कितना टाइम लग रहा है इसमें, बहुत ज्यादा टाइम तो लग नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या है, भारत की संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से 3 विधायी सूचियां का प्रावधान है, कौन से में है, आप लोग खुद ही बताइए। 3 विधायी, तो वो हो गई 7वीं में, है ना। सब्जेक्ट याद रखिए, कुछ सब्जेक्ट की आप लोग या तो लिस्ट बना लीजिए कि संघ सूची में कौन से हैं, राज्य सूची में कौन से हैं, और समवर्ती सूची में कौन से हैं। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि राज्य का पूरा याद कर रखा है कि राज्य में कौन कौन से विषय हैं, और मतलब मोस्टली सब्जेक्ट जो है राज्य के वो, और जो संघ सूची है उसके मोस्टली। और मुझे जो समझ में नहीं आता है तो मैं समवर्ती सूची लगा देता हूँ और वो सही भी हो जाता है ना। तो इस टाइप से आप लोग भी अगर कर ले, हो सकता है आप लोग 1-2 क्वेश्चन गलत करेंगे, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा कि सही कैसे करना है। 7वीं अनुसूची में क्या करना है, 7वीं अनुसूची में विषय है ना, सूची है, तो ये देखिए ये है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल आंदोलन है, दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है। ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म संविधान की सूची में विषय सही सुमेलित नहीं है। देखिए अब ये आए हैं क्वेश्चन, ये विषय हम लोगों को पता होने चाहिए। तो देखिए तीसरी सूची में
पूरा है। 10वीं शपथ तीसरी में हम लोगों ने पढ़ लिया। दल बदल परिवर्तन 10वीं में पढ़ा है। भाषाएं 9वीं अनुसूची में बोल रहा है राज्यसभाओं में आवंटन, नहीं ये गलत है, ये तो 4th में है। तो 9वीं में क्या है, भूमि सुधार, है ना, तो ये यहाँ से हो जाएगा सही। अब देखिए भारत में संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है। देखिए ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, विषय, विषय के बारे में पूछ रहा है, ना कि मतलब सूची अकेला। वन, वन कौन से में आता है, तो ये कह रहा है ये आता है संवर्ती सूची में, ठीक है। ये शेयर बाजार संपत्ति सूची में आता है, नहीं शेयर बाजार संपत्ति सूची में नहीं आता है। ये कौन सी सूची में आता है, शेयर बाजार और डाकघर वगैरह ये सब आएंगे आपके संघ सूची में, तो यही गलत है ना। और डाकघर बचत बैंक संघ सूची, ठीक है। जन स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य तो राज्य का विषय है, तो ये हो गया। पुलिस भी राज्य का विषय है, भूमि भी राज्य का विषय है, तो ये सब राज्य के विषय हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, आर्थिक नियोजन कौन सी में है, समवर्ती सूची में है। जो समझ में नहीं आए वो समवर्ती सूची में, लेकिन ऐसा आप कतई नहीं करना, पहले कम से कम 2 सूचियों पे पकड़ बना लेना, संघ पे और राज्य पे, तब आप लोग समझ पाओगे कि ये इसका विषय नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है, तो आपराधिक मामले। देखिए पुलिस, पुलिस काय का है, राज्य का है। और रेडियो और जो टेलीविजन है ये कौन सा है, संघ का है। और विदेशी मामले भी कौन सा है, विदेशी मामले आपका राज्य का विषय है, ये संघ का विषय है। तो आपराधिक मामले हो गए समवर्ती सूची का विषय। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सा समय सही सुमेलित नहीं है। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की क्या है, राज्य सूची का विषय है। जनगणना कौन सा है, संघ सूची का विषय है। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, यही गलत है ना। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कितनी बार अपन लोग पढ़ चुके हैं इसको, ये 4th अनुसूची में है। सीटों का पहले वेतन, वेतन होगा दूसरे में, तीसरे में शपथ, फिर उसके बाद बंटवारा होगा, है ना, तो चौथे में है बंटवारा। दल बदल विरोधी 10वें में, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन, जो अपना मिनी संविधान माना जाता है इसको। अब देखिए केंद्र सूची में क्या आता है इसमें से, तो केंद्र सूची में आता है जनगणना, है ना। और राज्य सूची में यहाँ से क्या आएगा, राज्य सूची में आएगा पुलिस, पुलिस तो राज्य का विषय है, बस दिल्ली को नहीं दी गया है, वो अलग बात है। दिल्ली में जो पुलिस है वो संघ सूची का विषय है, वो अपवाद के तौर पे ले सकते हैं क्योंकि वो राजधानी है, तो वो अलग अलग चीज हो गई। बाकी जो पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में यहाँ पे क्या आएगा, जो ये जनसंख्या नियंत्रण वगैरह है, और जो अपशिष्ट विषय है वो अंतरिक्ष अनुसंधान है, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। संघ सूची में पूछ रहा है तो गैस का कोई उल्लेख नहीं है इसमें, बैंकिंग का है, बीमा का है, जनगणना का है। तो देखिए ये इतना पता चल गया होगा आपको यहीं से कि संघ सूची के कौन कौन से, बैंकिंग संघ सूची, बीमा संघ सूची का, जनगणना संघ सूची का, गैस जो है वो इसमें शामिल नहीं है। गैस तो राज्य में है, प्राकृतिक गैस वगैरह जो है ना वो राज्य सूची का विषय है। 15 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है, शिक्षा का है, विद्युत का है, नहीं है, वन का है, नहीं है, तो कौन सा है, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस यहाँ पे राज्य सूची का विषय माना जाता है भाई साहब, नहीं तो आप लोग आरपीएफ समझ के और उसको लगा दो कि केंद्र सरकार का विषय है, नहीं नहीं नहीं, ये राज्य सरकार का विषय है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है, कौन सा राज्य सूची में, रेलवे पुलिस पहले ही कर चुके हैं। निगम कर, जनगणना, आर्थिक नियोजन ये सब काय के हैं, समवर्ती सूची के हैं। जनगणना संघ का है, और जो रेल ये निगम कर और आर्थिक नियोजन ये है, ये समवर्ती सूची का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की, देखिए 7वीं अनुसूची को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, है ना। 7वीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की लिस्ट बना लीजिए, पूरी नहीं, सारे सब्जेक्ट नहीं। अब 98 थोड़ी लिखोगे यहाँ पे आप लोग, 57 थोड़ी लिखोगे, या फिर यहाँ पे आप लोग 52 थोड़ी लिखोगे, लेकिन उसमें से जो मतलब टॉपिक होते हैं कि जो कि कंफ्यूज करते हैं, कुछ सब्जेक्ट तो होते हैं कि ये पता रहता है कि ये राज्य का होगा, ये संघ का होगा, ये समवर्ती का, लेकिन जो आपको याद नहीं है, जो याद है उनको मत लिखो, जो याद नहीं है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, बस जो भी आएगा आप लोगों को इधर पता चल जाएगा, है ना। अब ये तो ये बात हो गई कि बहुत ज्यादा लिस्ट लिस्ट बनाने को, अगर आप लोगों से ना हो पाए तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं वो लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा, है ना, वो लिस्ट मैं बना के आपको दे दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की और सम्मति सूची में शामिल है, तो ये है दंड प्रक्रिया। 7वीं अनुसूची की जो सम्मति सूची है उसमें दंड प्रक्रिया शामिल, पुलिस
पुलिस नहीं है, कारावार नहीं है, लोक व्यवस्था नहीं है, तीनों नहीं है। विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेना 7वीं अनुसूची की निम्नलिखित में के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। कौन किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? सूची 1 केंद्र सूची के अंतर्गत की, सूची 2 राज्य सूची के अंतर्गत, सूची 3 समवर्ती सूची के अंतर्गत ये लोग शामिल किए गए हैं। विवाह और विवाह विच्छेद, तो इसमें सी लगा लीजिएगा आंसर। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, मतलब छठी मतलब याद आई गया होगा AMTM, है ना। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। कौन से राज्य हैं? तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ये तो, है ना। मैंने मैप बना के बता ही दिया था आपको कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। मणिपुर से बचना, नहीं तो एम का मतलब आप लोग मणिपुर और लगा लो। मणिपुर नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें 4 स्टेट हैं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो ये किया गया है अपनी 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को। ठीक है। कुहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? सीधी बात है, भूमि सुधार का कौन से में बात चल रही है? 9वीं अनुसूची में चल रही है, तो ये इससे संबंधित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? दल बदल विरोधी कानून को कौन से में रखा है? 10वीं अनुसूची और 52वां संविधान संशोधन। देखिए, 10वीं अनुसूची और 52वां संविधान संशोधन 1985 इसमें रखा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? खुद ही बता दो, पंचायती राज से संबंधित है। 73 में संविधान संशोधन किया गया, इसको जोड़ा गया है 1992 में, और इसमें 29 विषय शामिल हैं, जिसमें मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS प्रणाली जो है वो भी इसी में है। तो ये है पंचायत के विषय, और कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और 29 विषय इसमें शामिल हैं। तो ये हो गए हमारी अनुसूचियां भी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। अब कल के जो भी टॉपिक होंगे वो मैं आपको पहले ही टॉपिक दे दूंगा और उनकी क्लास आ जाएगी। तो जैसे भी क्लास लगी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो भी बताइए, बुरी लगी हो तो भी बताइए, और कौन सी PDF आप लोगों को चाहिए वो भी मुझे बताइए। और जो मैं उसमें बोलता हूँ कि ये कमेंट करके बताइए, वो कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग भैया इसको देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।